आपका साइंस पॉइंट में पुनः स्वागत है। अब तक हम कल परसों से भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान विस्तृत है और लिखित है। नंबर 2, अपने किन किन स्रोतों से भारतीय संविधान ग्रहण किया गया। नंबर 3, कठोरता और लचीलापन के बीच में समन्वय। और नंबर 4, एकात्मक होते हुए संघात्मक होते हुए एकात्मकता की ओर झुकाव। और नंबर 5 अपने पढ़ा था संसदीय सरकार। और आज छठा पर लोग पढ़ेंगे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संसदीय संप्रभुता का मतलब ये होता है कि संसद संप्रभु है। संसद जो भी कानून चाहे वो बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। इसका सिद्धांत है वो ब्रिटिश संसद से दिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश संसद से। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश की संसद है ना सर्वोच्च है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है। और ब्रिटेन की संसद जो चाहे वो उसमें परिवर्तन कर सकती है। और ये जो न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है, न्यायिक सर्वोच्चता है, वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है। ठीक है नहीं? यूएसए में क्या होता है, न्यायालय बहुत शक्तिशाली होते हैं। समझे बात को? नहीं है। इंग्लैंड में न्यायालय बहुत कमजोर है न्याय संसद के सामने, जबकि यूएसए के न्यायालय बहुत ही क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। कानून को चाहे वैसे वो परिवर्तन मतलब क्या रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक चीज होती है कि विधि की नियत प्रक्रिया का वो पालन करते हैं। विधि क्या करते हैं, कानून संविधान सम्मत है कि नहीं है इसका निर्धारण कौन करते हैं? वहां के न्यायालय करते हैं। समझ आई बात को? नहीं। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटेन संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में है, ऐसी स्थिति भारत की संसद की नहीं है। भारत की संसद संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की संसद जो भी कानून बनाती है उसको अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बात आई समझ में नहीं? लेकिन जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है कुछ मामलों में, उसी प्रकार से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो यूएसए के न्यायालय से कम है। ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब देखना, यूएसए संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय जो संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन मतलब यह है कि संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार क्या करना है, न्यायालय को क्या करना है, अपने संविधान का क्या कहता है, समीक्षा करनी है। जो भी कुछ काम करना उसके अनुसार करना, अपनी ओर से नहीं करना है। ठीक है ना? ये आर्टिकल 21 में है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि भारतीय संसद इतनी संप्रभु भी नहीं हो, ठीक है ना, जो चाहे वो करें, और न्यायालय भी इतने शक्तिशाली नहीं हो ताकि संसद के हर कानून को मर्जी पड़े वैसे क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें, असंवैधानिक घोषित कर दें, और अपने मनमाने क्या करते हैं, रूल चालू करना शुरू कर दें, कानून नियम चालू करना शुरू कर दें। इसलिए ऐसा किया गया। तो इसमें क्या गया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोनों के बीच में यानी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा ब्रिटेन की तरह संसद हमारी मजबूत भी नहीं होनी चाहिए और न्यायालय इतने कमजोर भी नहीं होने चाहिए, लेकिन न्यायालय इतने भी मजबूत नहीं होने चाहिए जितने की क्या है आपके अमेरिका के न्यायालय है। अमेरिका में विधि द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन किया जाता है, यानी न्यायालय तय करते हैं विधि संविधान सम्मत है कि नहीं है, जबकि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए अब क्या होता है, एक और इसलिए भारतीय संविधान निर्माता दोनों के बीच में समन्वय बनाने की या संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब भारत में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करता है इस बात की कि संसद ने जो कानून बनाए हैं, कार्यपालिका ने जो आदेश जारी किए हैं, वो संविधान सम्मत है कि नहीं है। अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसको क्या कर सकता है, वो असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया था किसने, संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उसको असंवैधानिक मान करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया उस कानून को। ऐसे बहुत सारे कानून क्या किए हैं, रद्द किए हैं। और यही नहीं, न्यायालय तो ये इस बात की जांच करता है कि संविधान सम्मत है कि नहीं, इसके आधार पर रद्द करता है, लेकिन संसद को भी शक्ति है। संसद क्या है, आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 कल अपन लोगों ने पढ़ा था, उसके तहत संविधान के बहुत सारे भाग को संशोधित कर सकती है।
आधारभूत ढांचे के भाग को छोड़ें तो बहुत सारे भाग को क्या करती है, संशोधित कर सकती है। इसलिए भारत में क्या किया गया है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, अगला पॉइंट 7वां, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी क्वेश्चन आता है। ये इतना नहीं आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन तो एग्जाम आता ही है। जो अगला अपन पढ़ते हैं, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंधित जो प्रावधान है भाग 5 में है, आपको पता है, और आर्टिकल 124 से 147 तक है ना, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है ना, 124 से लगाकर 147 तक। इसमें न्यायालय की क्या शक्तियां होगी, क्या कार्य होंगे, ठीक है ना, उनका जो क्या कहते हैं सारा इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 124 से 147 में है, ठीक है ना, के बीच में है या इसके अंदर है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका को स्थापित करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। ठीक है ना, एकीकृत कैसे, सर्वोच्च न्यायालय क्या, सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है, सबसे बड़ा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, और ये एक तरीके का अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ, वो ये जो भी निर्णय देता है ना, उसका दूसरे जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, उच्च न्यायालय हो चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, उसका वो कानून की तरह वो पालन करते हैं एक तरीके का। ठीक है ना, और इसके नीचे आता है उच्च न्यायालय, और फिर आता है आपके नीचे उस न्यायालय, उस न्यायालय के नीचे कौन होता है, ये जो भी होते हैं ना आपके अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतें हैं या निचली जो भी अदालतें, ये इसके अंतर्गत आती है। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य के कानून को भी लागू करता है। ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्रीय कानूनों को लागू करता है, और उच्च न्यायालय भी काफी हद तक, और राज्यों के कानूनों को भी लागू करता है। यूएसए में क्या होता है, संघीय जो न्यायालय होता है वो संघीय कानूनों को लागू करता है, राज्यों का अपना खुद का न्यायालय होता है वो राज्यों के कानून को लागू करता है। भारत में ऐसा नहीं है, एकीकृत न्याय प्रणाली दोनों के कानूनों को ये लागू करता है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, हालांकि ये बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय होने के साथ शीर्ष अदालत भी है, यह संविधान का संरक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ठीक है ना, भाई संविधान का संरक्षण करना इसका मुख्य काम है सर्वोच्च न्यायालय का, इसके साथ में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है इनका भी ये रक्षक है। इसलिए भारतीय संविधान में क्या किया गया है, न्यायपालिका की या सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही हर एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। नंबर एक क्या है, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, ये यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन आया, हर एग्जाम आ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करती है, राष्ट्रपति नहीं करता है। समझे बात को नहीं, ये संसद करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम्हारे को बात बताऊं, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समझे बात को, जैसे एक संवैधानिक संस्था है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ में अन्य जो कमीशन कौन होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ क्या करता है, संसद करती है, इससे स्वतंत्रता बनाई जाती है। कार्यपालिका चाहे मन मर्जी तरीके से न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती। मूल संविधान में कितने थे, न्यायाधीश 7+1 थे। ठीक है ना, 1956 में बढ़ाया गया, और अब है नहीं, वर्तमान में 33+1 है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया है, कोई एग्जाम था कल परसों। और राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश है भाई का प्रावधान, ये ध्यान रखना है। तीनों क्वेश्चन ये एग्जाम आते रहते हैं इसमें। ठीक है ना, तो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। ठीक है ना, इसलिए इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान किया गया, न कि राष्ट्रपति। बाकी संवैधानिक संस्थाएं होती है ना, वो उनके जैसे उच्च न्यायालय है, ये है उनका तो यूपीएससी है, इनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है वो नियुक्ति। अब न्यायाधीशों ने पहले तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता था, अभी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अब कोलिजियम की सलाह पर करते हैं। पहले
शुरुआत में अपन लोग कोलिजियम सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे पूरा का पूरा मामला। शुरुआत में क्या होता था, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता था नेहरू जी के टर्म में, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश होते थे, उनके परामर्श रहते थे राष्ट्रपति, और मुख्यतः जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता था उन्हीं की नियुक्ति कर दी जाती थी। अब कोलिजियम सिस्टम है, तो भारत में विश्व में एकमात्र भारत ही शायद ऐसा देश है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीश ही करते हैं। कोलिजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए मानना मतलब अनिवार्य कर दिया है। जैसे यूएसए में राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ना, तो सीनेट से अप्रूव होना जरूरी है। वहां पे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तो इसलिए सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती उसकी नियुक्ति के मामले में। नंबर 3, उनके पेंशन है, सॉरी उनका वेतन भत्तों एवं पेंशन का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है, ठीक है ना। और ये संचित निधि पर भारित है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संचित निधि पर भारित जो व्यय होता है उस पर मतदान नहीं होता है, केवल चर्चा होती है संसद में, ठीक है ना। इनके वेतन भत्ते और पेंशन, और सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यय है, अन्य कार्यालय व्यय जो भी है, वो भी संचित निधि पर पारित है, ठीक है ना। इसलिए सरकार पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। समझ रही बात को नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, उनका वेतन भी किस पे भारित है, संचित निधि पर, ठीक है ना। वेतन भत्ते वगैरह संचित निधि पर। जिस राज्य में वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश काम करते हैं वो उसकी संचित निधि से वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। बात आ गई समझ में। लेकिन वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना, तो केंद्रीय संचित निधि से उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, राज्य संचित निधि से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सेवानिवृत्त के बाद उनकी पेंशन है ना, पेंशन ये केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलती है, राज्य सरकार की संचित निधि से नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों किया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, विभिन्न न्यायालयों में क्या काम करते हैं, ठीक है ना। बाद में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको वेतन कैसे दिया जाए, इसलिए केंद्रीय संचित निधि से इनको पेंशन दिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ पाएगी नहीं। और ये बात हो गई। इनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। निर्धारण ने संसद ने किया, वेतन भत्तों पेंशन वगैरह का निर्धारण किया। इनका जो भी कार्यकाल होता है, कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये हुआ, मान लो संसद ने निर्धारित कर दिया वेतन और भत्ते मन मर्जी के वजह से इसको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन अगर आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, ठीक है ना, तो क्या इनके वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब एक है कार्यकाल की सुरक्षा, नंबर 4, कार्यकाल की सुरक्षा, ठीक है। अब कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब क्या हुआ कि इनको नियुक्त कर दिया तो मन मर्जी के हिसाब से इनको हटा नहीं सकते। अब एक क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम आयु क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु क्या होगी, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उच्चतम आयु की नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष, ठीक है ना, 65 वर्ष तक। यह आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कि न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मान लीजिएगा आदमी कोई LLB करता है तो काफी उसकी फिर वकील प्रैक्टिस करता है, और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे वकील होना चाहिए 10 साल या 5 साल न्यायाधीश होना चाहिए, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। आगे 65 वर्ष तक उच्चतम आयु है इसकी। लेकिन कार्यकाल की सुरक्षा कैसे, सरकार मन मर्जी से इसको नहीं हटा सकती है। हटाने का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर लोकसभा इसको हटाना चाहती है, लोकसभा के सदस्य हटाना चाहते हैं, तो कम से कम 100 लोग क्या करेंगे, लिखित में देंगे, किसको, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य अगर इसको हटाने का पहल करती है राज्यसभा, तो कम से कम 50 सदस्य देंगे सभापति को लिखित में, ये एप्लीकेशन देंगे, मान लीजिएगा, है ना। इसके बावजूद भी अध्यक्ष को जरूर नहीं कि इनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। उनको लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। समझे बात को नहीं। इनको हटाने का आधार क्या साबित, कोई कदाचार साबित हो या असमर्थता हो, ठीक है ना, हटाने का आधार ये है। अगर मान लीजिए इनको ऐसा है, ये स्वीकार कर लेते हैं, तो उसकी जांच के लिए कमेटी गठित की जाती है। क्या की जाती है, जांच के लिए कमेटी,
उस कमेटी में कौन होते हैं? कमेटी एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, या अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, या अन्य न्यायाधीश कोई भी हो सकता है। ये हो गया। एक किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बढ़ा देते हैं। एक विधिवेता, जो प्रतिष्ठित विधिवेता हो, जानकार आदमी हो, उसको बनाकर 3 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की जाती है। वो कमेटी जांच करती है कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है गलत है, और जांच करके ये रिपोर्ट देते हैं भैया ये गलत है, बिल्कुल इन पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, मामला यही खत्म। लेकिन ये कमेटी कहता है कि जो आरोप लगाए हुए हैं वो सही है, तो फिर आगे जाएगा। कोई भी लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में, कहां से जहां से शुरुआत हुई उसमें जाएगा। अगर वो विशेष बहुमत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष बहुमत से पहला सदन और दूसरा सदन दोनों ही पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो हट जाएगा। अब विशेष बहुमत का क्या मतलब है? विशेष बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है ना। और यह 2/3 है ना, जो उपस्थित और मतदान करने वाला, ये कुल सदन का बहुमत भी होना चाहिए। कल मैंने बताया नहीं बताया? मान लीजिए मैं बताऊं 240 है आपके ये राज्यसभा के सदस्य मान लिया, और 2/3 सॉरी इनको दो, इसमें से मान लीजिएगा 150 ने मतदान में भाग लिया, ठीक है ना, तो 2/3 इसके 2/3 कितना हुआ? 2/3 हो गया 100। लेकिन ये इसका बहुमत नहीं है, 240 का नहीं है ना, इसके बहुमत के लिए 120 होना चाहिए, तो यह महाभियोग आपके खारिज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाला का मान लीजिएगा यहाँ 200 लोग लेते भाग, मान लीजिए 200 लोग लेते मतदान में, उपस्थित और मतदान करने वाले लोग 200 होते, तो ये करीबन कितना हो जाता? 66, 130, 133 के आसपास हो जाता, 33-34 हो जाता है मान लीजिएगा। ये कुल सदन का बहुमत है, तब राष्ट्रपति हट जाता, सॉरी न्यायाधीश हट जाते, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हट जाता, राष्ट्रपति नहीं, ठीक है। ये बात है समझ में आती। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में अलग चीज है। मैं बताया राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी लोग गलत करते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष बहुमत नहीं, कुल सदन का 2/3, कुल सदन का 2/3, ठीक है ना, कुल सदन की संख्या का 2/3 होना चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। 2/3 कुल सदस्य है ना, उसका 2/3। मान लो राज्यसभा के 240 सदस्य हैं, तो राष्ट्रपति को हटाना है तो 2/3, मतलब कम से कम 160 से ऊपर 161 लोग होने चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में, सभी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया हटेगी। लेकिन आगे चलेगी, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विशेष बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3, यह 2/3 कुल सदन का बहुमत होना चाहिए। बात आई समझ में? नहीं, दोनों में एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा एग्जाम में, कोई एग्जाम दो तुम, ये जो पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें से। विशेष बहुमत समझ में आगे नहीं आई। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में कुल सदन का 2/3 होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3 नहीं। और राष्ट्रपति को है ना, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया शुरू एक संकल्प के रूप में होगी, कुल सदन के 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होने चाहिए हटाने के लिए। यहां तो 100 की जरूरत है। मान लो मैं बोलूं यहाँ 543 लोग है लोकसभा में, तो लोकसभा अगर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करना चाहती है तो 543/101/4 कम से कम, ठीक है, इतने लोग हस्ताक्षर करके देंगे अध्यक्ष को, तब आगे लिखित में, तब आगे शुरुआत होगी, ठीक है ना। ये दोनों को मिला करके बहुत अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करो। ये एग्जाम में पक्का ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जहां से क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। इसे बाहर नहीं आने वाला, आएगा तो तुम लोगों से भी नहीं होगा तो दूसरों से भी नहीं होगा। तो कार्यकाल की सुरक्षा हो गई, बात आई समझ में? नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बता दिए हैं, ठीक है। तो न्याय संख्या का निर्धारण संसद कर दी है, और नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत कठिन, और वेतन भत्ते और पेंशन ये संसद निर्धारित करती है, जो कि संसद नीति पर भारित है। बात आई समझ में? अगला न्यायाधीशों के आचरण, नंबर 5, न्यायाधीशों के आचरण या कामकाज, कोई भी हो, आचरण और कामकाज की संसद में चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय जबकि महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। महाभियोग के दौरान उसमें बहस होती है तब चर्चा हो सकती है, और मर्जी पड़े तब चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगला 6 है अवमानना पर दंड देने की शक्ति।
मतलब क्या है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, उसको आदेश को मानने से कोई मना कर दे या कोई सुप्रीम कोर्ट की वैसे ही आलोचना करे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये क्या मानी जाएगी, आदेशों की या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर उसको दंडित कर सकता है, दंड देने की शक्ति है जिसने भी ऐसा किया हो तो। ठीक है। और एक आपका सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। कार्यपालिका यानी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण का सिद्धांत। न्यायपालिका, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, पालिका के पृथककरण का सिद्धांत। ठीक है ना। ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 50 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा भी क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये पृथककरण का सिद्धांत है वो आर्टिकल 50 में है। ठीक है ना, ताकि एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे की शक्तियां अवलोप नहीं होगी तो प्रभावी ढंग से वो कार्य कर पाएगी। समझ में आ गई बात को नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब यह सारा काम तो उस समय का है जब न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, आपके अपने पद पे हैं। पद पे हटने के बाद में भी इन पर कई तरह के प्रावधान, कई तरह के पाबंदी लगाई गई है। क्या पाबंदी लगाई गई है, पहली पाबंदी ये लगाई गई है कि अगर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद में भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के वो वकालत नहीं करेंगे। बात आई समझ में नहीं। उन्हें किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ राज्य मतलब न्यायाधीशों को जैसे राज्यपाल जैसे पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक न्यायाधीश है, आपके रिटायरमेंट हुए नजीब जंग, उनको क्या कर दिया गया, राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो ये बहुत सारे लोगों का ये विचार है, आलोचकों का, कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की दृष्टि से उचित नहीं है। बात आई समझ में नहीं। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि भारत में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, पहला क्या गया है, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, न्याय कार्यपालिका नहीं करती है, राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है। दूसरा, नियुक्ति की प्रक्रिया। अब तो सरकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिया है, कोलिजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। वेतन भत्ते और पेंशन संचित निधि पर पारित है, यह सब निर्धारित कौन करता है, संसद करती है। ठीक है ना। और कार्यकाल के दौरान इनके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 350 के तहत भारत के में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, तब है ना क्या किया जा सकता है, इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। बात आई समझ में नहीं। ठीक है। लेकिन यहां मैं उच्च न्यायालय में दोबारा बताऊंगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जिस न्यायालय में वो काम करते हैं, जिस राज्य के न्यायालय में वो न्यायाधीश है वहां से दिए जाते हैं, वहां की संचित निधि से। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन होती है ना, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। बात आई समझ में नहीं। ठीक है। और कार्यकाल की सुरक्षा है, मैंने अभी बताया। इसके निचली कोई एज नहीं है, कितनी आयु पर इसको नियुक्त किया जाएगा, ऊपरी एज 65 वर्ष है। 65 वर्ष से पहले हटाने का आधार क्या है, कदाचार, साबित कदाचार या असमर्थता। वैसे इसको हटा नहीं सकते हैं। पहले क्या करेंगे, संसद अगर लोकसभा इसकी शुरुआत करना चाहती है तो कम से कम 100 संसद और राज्यसभा 50। लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को लिखित में देंगे। वो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति चाहे तो पहले भी स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो पहले इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी है, और उसमें कौन 3 लोग होंगे, वो जांच करके कह दे कि इस पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वही मामला खत्म हो जाएगा। अगर जांच करके वो लोग बोल दें भैया ये मामला बिल्कुल सही है तो महाभियोग की प्रक्रिया होगी। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होगा, सदन की प्रत्येक सदन क्या करें, विशेष बहुमत से यानी उपस्थित और मतदान का 2/3 ठीक है से पारित कर दें तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अलग है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज होता है, वहां पर कुल सदन का 2/3 भाग, ठीक है न कि उपस्थित और मतदान करने वाला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है न्यायाधीशों के आचरण और कामकाज जो भी है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती सिवाय जबकि महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो। और सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। जानबूझकर उसके आदेशों का उल्लंघन करें, ठीक है, आदेश मानने से मना कर दें, या कोई और ऐसा मामला हो जिसे न्यायपालिका की भावना को ठेस पहुंचे, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, तो न्यायालय उसे अवमानना के लिए दंड दे सकता है।
अगला है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण, आर्टिकल 50 में है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है आपके सेवानिवृत्ति के बाद भी न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायपालिका के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पाबंदियां सेवानिवृत्ति के बाद भी लगाई गई है, रिटायरमेंट के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ है, राज्यपाल जैसे पदों पर इनको नियुक्त किया जा रहा है, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा रहा है। तो बहुत सारे आलोचकों का है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की दृष्टि से ये निर्णय उचित नहीं है। बात आई समझ में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना याद कर लेना। अब मैं अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर अग्रसर हो रहा हूं। इसका क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही, ठीक है ना, इसके बिना एग्जाम होता ही नहीं है, आप ये मान लीजिए। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सारा जो रिलेटेड मैटर अपन एक एक करके एक जगह इसको निकालेंगे। मौलिक अधिकार अपन लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार, मूल प्लस एक मौलिक और अधिकार। अब मौलिक अधिकार है कहां, तो भाग 3 में, इसमें भाग 3 और आर्टिकल कितने, आर्टिकल आपके 12 to 35, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। आर्टिकल भाग 3 में आपके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ये मौलिक अधिकार है। अब एक मौलिक अधिकार होता है, मूल फंडामेंटल राइट होता है, एक होता है मानव अधिकार। इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको ये बता देता हूं। ये अंतर ऐसे इसको पढ़ेंगे अपन। ये हुआ मौलिक अधिकार, ठीक है, मान लो ये, और ये क्या हो गया, मानव अधिकार, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मौलिक अधिकार है ना, वो मानव अधिकार का ही भाग है। जो मौलिक अधिकार है मानव अधिकार ही है, लेकिन प्रत्येक मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। बात है समझ में नहीं। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित वे मानव अधिकार जो कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोलते हैं। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं आज अपने को ये याद कर लेना। पहला समानता का अधिकार या समता का अधिकार, समानता का अधिकार अपन डिटेल में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी से याद करना शुरू कर दो, ये कौन से भाग में है, क्या है, धीमे धीमे पढ़ेंगे, याद करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप याद हो जाएंगे। ये आपका 14 से 18, ठीक है ना। समानता का अधिकार कहां है, 14-18 तक। बात आई समझ में नहीं। और नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से 19 to 22, बात आई समझ में नहीं। और नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां है, आपका 23 to 24, 23 और 24 आ गया समझ में। और नंबर 4 आपके क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार कितना हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा 25 to 28। और नंबर 5 आपका होगा अल्पसंख्यक जो लोग थे, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार होंगे, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये किसमें है आपके 29 to 30। बात है समझ में नहीं। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये किसमें है, 32 में है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सुनो, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उसमें मौलिक अधिकार थे 7, ठीक है ना। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, और 1978 एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, जब 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया उसमें भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1978 कौन थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, समझ आई नहीं। उनके द्वारा ये जो था वो इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, 300A में डाल दिया गया इसको। पता ही समय अब मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है। कौन, आपका संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया हुआ था, ठीक है। ये बात आएगी समझ में नहीं। तो ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 32 हो गया। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या था,
मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है ना, राजनीतिक, ये राज्य के विरुद्ध है। राज्य के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। बात आई समझ में नहीं? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का इसके द्वारा उल्लंघन करने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। और इनके अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। रिट 5 है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, नंबर 3 आपके प्रतिषेध, नंबर 4 आपका अधिकार प्रसार, नंबर 5 उत्प्रेषण। समझ में आएगी नहीं आएगी? मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। आत्यंतिक का मतलब क्या है कि ये हमेशा हर परिस्थिति में आपको उपलब्ध है, ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। बात आई समझ में? सरकार इसको संशोधित भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, जैसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया गया है। बात आई समझ में नहीं आई? एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आपातकाल की स्थिति होती है ना, जब सरकार आपातकाल लगा दे 352 आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी सूरत में क्या किए जा सकते, सस्पेंड नहीं किए जा सकते, स्थगित नहीं किए जा सकते। ऐसा क्यों है, अपन लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा उसमें आपको बताएंगे। ठीक है ना। एक न्यायाधीश थे HR खन्ना, उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये आपके इतना हो गया, अब तुम देखना आगे। और ये सारे हो गए। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज ये है कि आर्टिकल, इन मौलिक अधिकारों का सरकार उल्लंघन करे, मान लीजिए सरकार किसी नागरिक को वंचित करे इनसे किसी भी मामले में, तो नागरिक या सीधा कहां जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। आर्टिकल आपके 32 आर्टिकल 32 के तहत। और हाईकोर्ट है तो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। उस न्यायालय में के कौन सा आर्टिकल 226 के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत। समझ में आ गया नहीं? लेकिन जिस राज्य के उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए वो जाएगा, तो क्या होगा, वहां के जिस उच्च न्यायालय का जहां तक क्षेत्राधिकार है वहीं तक उसका संरक्षण प्राप्त होगा। समझ नहीं बात, पूरे भारत में नहीं। और उस न्यायालय में जाओगे तो पूरे भारत के अंदर जहां पर भी है, कहां से जा सकते हो आप। दूसरा ये है कि ये आपका आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाना अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार नहीं है अपने आप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कोई सा एग्जाम दोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे। ओके, वो कोई सा मानो कि जिसमें ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है भाई, थैंक यू।